Welcome students. Myself Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, Bikaner. Students, BSc Part 1, First Paper, Second Unit, Second Chapter. हम जो शॉर्ट टॉपिक्स इसमें कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें हमने कल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स की बात की थी, आज हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, अर्थात बंध ऊर्जा एवं बंध सामर्थ्य। ये दो टर्म्स बहुत छोटी छोटी हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं। क्या होती हैं, कैसे हम इन्हें एक्सप्लेन करते हैं, आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम डेफिनेशन या परिभाषा की। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड और द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। अर्थात किसी अणु के दो परमाणुओं के बीच उपस्थित बंध के बनने में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे उस बंध की बंध ऊर्जा कहते हैं, अथवा किसी अणु के दो परमाणुओं के बीच बने बंध को तोड़ने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस बंध की बंध ऊर्जा कहते हैं। और इसे हम आप जानते हैं कि इसे हम किलो कैलोरी पर मोल में ज्ञात करते हैं, या इसका मात्रक किलो कैलोरी पर मोल है। साथ ही किलो जूल पर मोल में भी इसे हम ज्ञात करते हैं। तो हम इसकी परिभाषा को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं कि किसी बंध की बंध ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी यौगिक में उस प्रकार के एक मोल बंध को विघटित करने के लिए आवश्यक होती है। नाउ द हायर द वैल्यू बी of bond energy, more stable will be the molecule. It is an additive property and bond energy value gives an idea about bond strength. Heat of formation can also be calculated from bond energy value. बंध ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा बंध उतना ही शक्तिशाली होता है, और बंध ऊर्जा की सहायता से हम किसी भी यौगिक के स्थायित्व का भी पता लगा सकते हैं और उस यौगिक की संभवन ऊष्मा यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन की कैलकुलेशन भी उसके द्वारा की जा सकती है। फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, stronger will be the bond in the molecule. And the bond energy indicates the stability of bond, means more the bond energy and more stable will be the bond. किसी द्विपरमाणुक अणु में बंध ऊर्जा और बंध वियोजन ऊर्जा यानी कि डिसोसिएशन एनर्जी में कोई अंतर नहीं होता, परंतु ऐसे अणु जिनमें दो या दो से ज़्यादा समान प्रकार के बंध होते हैं वहाँ हम उसकी औसत ऊर्जा निकालते हैं। और उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि बंध वियोजन ऊर्जा का मान जितना ज़्यादा होगा बंध भी उतना ही प्रबल होगा, और ये उसकी स्टेबिलिटी या उसके स्थायित्व का पता देता है। इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स containing more than one covalent bond, it is expressed as by two ways. यानी कि हम इसे बहुपरमाणुक अणु के लिए अगर हम देखें तो इसे दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला बंध वियोजन ऊर्जा यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरी एवरेज बॉन्ड एनर्जी यानी कि औसत बंध ऊर्जा, जिसे हम कैपिटल ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। For polyatomic molecules, bond dissociation energy is the energy needed to break one mole of bond of a particular type. Average bond energy is the average of the different bond dissociation energies of all type of bonds present in polyatomic molecule. विभिन्न बंधों की अगर हम बात करें तो इनके मान अलग अलग होते हैं, यानी कि डी और ई की वैल्यूज़ अलग अलग होते हैं, और जनरली ये मान बॉन्ड यानी कि बंध तथा यौगिक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। किसी बहुपरमाणविक अणु में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बंध वियोजन ऊर्जा की वो मात्रा है जो किसी एक
निश्चित प्रकार के बंध के 1 मोल को तोड़ने के लिए आवश्यक होगी। और एवरेज बॉन्ड एनर्जी यानी ई ऊर्जा की वो मात्रा है जो सभी डिसोसिएशन एनर्जीज का यानी कि वियोजन ऊर्जाओं का औसत होगी या एवरेज होगी। हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए हम मीथेन की बात करें तो मीथेन के 1 मोल को कार्बन के 1 ग्राम परमाणु और हाइड्रोजन के 4 ग्राम परमाणु में वियोजित करना होगा और इसके लिए आवश्यक उन्हें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हम जानते हैं कि मीथेन में 4 CH बॉन्ड होते हैं और 1 CH बंध की ऊर्जा अगर हम किलो कैलोरीज में बात करें तो वो होती है 102 किलो कैलोरी पर मोल। मीथेन में इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मीथेन के चारों जो CH बॉन्ड हैं उनके वियोजन के लिए ऊर्जा की समान मात्रा चाहिए होती है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में अगर हम देखें तो प्रथम बंध वियोजन ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है और उसका मान औसत से भी ज़्यादा होता है और इस बंध वियोजन ऊर्जा के लिए जो एनर्जी वैल्यू है उसे हम औसत बंध ऊर्जा के मान द्वारा ज्ञात करते हैं। यहाँ हम देखेंगे हमने इस रिएक्शन को 4 स्टेप्स में लिखा है। पहले CH4 को CH3 और H में वियोजित करने के लिए जो पहली बंध वियोजन ऊर्जा है या हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि संभवन ऊष्मा 102 किलो कैलोरी पर मोल है। नेक्स्ट स्टेप में CH3 फिर ब्रेक हुआ CH2 और H में और उस समय हमें ऊर्जा की मात्रा मिली 105। तीसरी स्थिति जिसमें CH2 को CH और H में वियोजित किया गया वहाँ संभवन ऊष्मा है 108 किलो कैलोरी पर मोल। और चौथा जो पद है जिसमें CH को C और H में वियोजित किया गया वहाँ संभवन ऊष्मा 83 या 83 किलो कैलोरी पर मोल है। तो कुल मिला के हम इस ओवरऑल रिएक्शन को अगर हम देखें तो जो चारों संभवन ऊष्माएं हैं उनका औसत जो हमें प्राप्त होता है वो होता है 398 किलो कैलोरी पर मोल। तो एक बंध के लिए बंध ऊर्जा का मान डिवाइडेड बाय 4 होगा और एवरेज बॉन्ड एनर्जी जो हमें प्राप्त होगी उसकी वैल्यू होती है 99.5 किलो कैलोरी पर मोल और जूल में से हम 1416.2 किलो जूल पर मोल में ज्ञात करते हैं। So the 1/4 of the energy is required to break 1 mole of CH4 in atomic C and H जैसा हमने अभी बात की, which is bond energy of CH bond. Now it is not necessary that the energy required to remove one H atom from CH4 molecule is same. ये आवश्यक नहीं है कि एक H को CH4 से हटाने के लिए हर बार ऊर्जा की मात्रा का मान समान होगा. This quantity is called bond strength और यही उसकी बंध सामर्थ्य होती है. More energy will be required to remove first hydrogen from CH4. पहले हाइड्रोजन को CH4 से निकालने के लिए ज़्यादा आवश्यकता होती है ऊर्जा की. एंड बॉन्ड एनर्जी रिप्रेजेंट्स एवरेज ऑफ 4 बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कि चारों बंध सामर्थ्यों का जो औसत है वो उसकी बंध ऊर्जा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है. Generally, the bond strength depends upon electronegativity of different atoms in a molecule, whereas bond energy is constant. जो बंध सामर्थ्य है वो किसी अणु में परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं पर भी निर्भर करती है, जबकि बंध ऊर्जा का मान स्थिर होता है. For diatomic molecules, the value of D and E are same. But for polyatomic molecules they differ. हम ये कह सकते हैं कि यदि हम द्विपरमाणुक अणुओं की बात करें तो उसके लिए डिसोसिएशन एनर्जी और एवरेज एनर्जी सेम होती है, लेकिन पॉलीएटॉमिक या बहुपरमाणुक अणु के लिए ऐसा नहीं होता. एवरेज बॉन्ड एनर्जी जैसा हमने कहा इट इज़ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ मॉलिक्यूल इन एटॉमिक फ्रेगमेंट्स. किसी मॉलिक्यूल या किसी अणु को उसके परमाणुवीय घटकों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसकी औसत बंध ऊर्जा या ई कहलाती है. कुछ हमने सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए उनकी बॉन्ड एनर्जीज़ की वैल्यूज़ को इस टेबल में शो किया है.
इसमें आप देखिए HH, HF, HCl, FF, Cl, BR, O डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड OH। इन सब की हमने बंद ऊर्जाओं के मान इस टेबल में लिखे हैं और ये वैल्यूज़ इन फैक्टर्स को जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं उसको जस्टिफाई करती हैं। अब इस बात को हम शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो बंद ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम जिन कारकों की बात करेंगे उसमें पहला लेंगे अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या या उनका परिमाण, यानी कि और ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्डेड ऑर्बिटल्स। कक्षकों की संख्या और उनका परिमाण यानी कि उनका नंबर और उसकी ओवरलैपिंग का एक्सटेंट जितना ज़्यादा होता है बंद उतना ही शक्तिशाली होता है या प्रबल होता है और बंद ऊर्जा का मान उतना ही ज़्यादा होता है। यानी कि एनर्जी ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग की अगर हम बात करें अक्षीय अतिव्यापन की, इट इज़ मोर देन साइड वाइज, जो कि पार्श्वीय अतिव्यापन से ज़्यादा होता है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी या बंद ऊर्जा का मान भी ज़्यादा होता है। ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, मोर विल बी द बॉन्ड एनर्जी, यानी कि अतिव्यापन जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा है साइज ऑफ एटम्स, यानी कि बंधित परमाणुओं का आकार। बॉन्ड एनर्जी विल बी मोर और स्मॉलर द साइज ऑफ एटम। आकार के बढ़ने के साथ बंध के सामर्थ्य में कमी आती है क्योंकि उस स्थिति में उसका अतिव्यापन कम हो जाता है और बॉन्ड एनर्जी का मान घट जाता है। तीसरा है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, यानी कि बंध का प्रकार। For similar diatomic molecules, the value of bond energy differs in single, double and triple bond. The bond energy depends upon the type of bonds. किसी भी अणु में जो परमाणु हैं वो एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध से बंधे होते हैं और इसके आधार पर उनकी बंध ऊर्जाओं के मान बढ़ते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए हम इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध के लिए ऊर्जा का मान है 160 किलो कैलोरी पर मोल। डबल बॉन्ड में ये वैल्यू है 418 किलो कैलोरी पर मोल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए इसका मान हो जाता है 946 यानी कि 946 किलो कैलोरी पर मोल। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बंध का प्रकार यदि सिंगल, डबल और ट्रिपल में बदलता है तो उसकी बंध ऊर्जा का मान भी उसके अनुसार बढ़ जाता है। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू यानी कि विद्युत ऋणता के मान की। मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं में जितना ज़्यादा अंतर होगा उनकी बंध ऊर्जा का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये हम टेबल में भी देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चूँकि HF के बीच HCl से ज़्यादा है, इसलिए HF अणु की बंध ऊर्जा का मान HCl की बंध ऊर्जा के मान से ज़्यादा होता है। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, यानी कि संकरित कक्षकों की अवस्था कौन सी है। एज p कैरेक्टर इंक्रीजेस द बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस। जैसे जैसे संकरण में p कैरेक्टर या p लक्षण बढ़ता जाता है उसकी बंध ऊर्जा का मान घटता जाता है, या हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे s लक्षण बढ़ता जाता है उसकी प्रबलता बढ़ती जाती है। यहाँ हम sp3, sp2 और sp तीन प्रकार के संकरण देख रहे हैं। परसेंट कैरेक्टर p कैरेक्टर यदि हम देखें तो sp3 में ये है 75%, sp2 में ये है 66.7%, जबकि sp में ये है 50%। तो p कैरेक्टर बढ़ने के साथ बॉन्ड एनर्जी का मान घटता जाता है। और आखिर में हम बात करेंगे रेजोनेंस या अनुनाद की। Those molecules in which the phenomena of resonance takes place, their bond energy value will be more in comparison to molecules without resonance. अर्थात अणु में जिन अणुओं में अनुनाद की परिघटना पाई जाती है वहाँ बॉन्ड एनर्जी का मान
उन अणुओं की तुलना में ज़्यादा होता है जहाँ अनुनाद नहीं होता। ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टन एंड हैंस बॉन्ड एनर्जी इज इंक्रीजेज। अनुनाद के कारण चूँकि बंध लंबाई में कमी आती है तो बंध ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम ये 6 कारक यहाँ पढ़ते हैं जो कि बंध ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी को प्रभावित करते हैं। मुख्य रूप से अतिव्यापन का प्रकार, साइज यानी कि कार्बन बंधित परमाणुओं का आकार, बंध का प्रकार, उनकी विद्युत ऋणताओं के मान, उनके संकरण के प्रकार और उनमें अनुनाद की अवस्था। तो ये हमारा जो आज का छोटा सा टॉपिक था बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलेटेड, वो आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ पूरा कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है वो आपके शॉर्ट नोट या संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में पूछे जाते हैं, तो आपको उसमें उसकी डेफिनेशन देनी होगी। उसे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ जो फैक्टर्स हमने लिखे उनको आपको एक्सप्लेन करना होगा एग्जाम्पल के साथ, और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इन शॉर्ट आप उसे अगर ढंग से एक्सप्लेन करेंगे तो आपका ये शॉर्ट नोट काफ़ी अच्छे से लिखा जा सकता है। अगले टॉपिक में हम अगले लेक्चर में अगले टॉपिक की बात करेंगे जो है हमारा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, उसे हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।